क्लास 9th सब्जेक्ट सिविक्स पाठ 4 चुनावी राजनीति के अध्याय में हमने अपने पिछले वीडियो में चुनावी राजनीति के बारे में जाना है, समझा है। चुनावी राजनीति क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमने सीखा है। फिर उसके बाद के वीडियोज़ में हमने चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, चुनाव में मतदान कई तरीके से हो सकते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या हैं, फिर क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, यानी चुनाव में क्या कंपटीशन अच्छी चीज़ है, इसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में जाना है, सीखा है। चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है इसके बारे में भी हमने जाना है। और फिर अंत में हमने चुनाव क्षेत्र के बारे में समझा है कि आखिर चुनाव क्षेत्र होता क्या है। आज के इस अध्याय में हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होता क्या है। संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था इसलिए की क्योंकि समाज का एक कमजोर वर्ग पीछे न रह जाए। इस उद्देश्य से देश के कुछ खास निर्वाचित क्षेत्रों को आरक्षित करने का फैसला हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया और वैसे ही क्षेत्र को हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं जिसमें किसी खास समुदाय यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उस सीट को रिजर्व कर दिया गया हो, यानी आरक्षित कर दिया गया हो। हमारे संविधान निर्माता प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुली और चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएँ। यानी जब खुले तौर पे स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कमज़ोर समूह के लोग, यानी जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ जो है वो लोकसभा और विधानसभा तक पहुंच न पाए और अमीरों के सामने वो कमज़ोर पड़ जाएं। इसके मद्देनज़र ऐसा हो सकता है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन जैसे शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। ऐसे में संसाधनों वाले प्रतिभाशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं, यानी जिनके पास ये सभी प्रकार के संसाधन हैं वो ही चुनाव जीत के बार बार जो है इस लोकसभा या विधानसभा में जाएंगे और कमज़ोर वर्ग के लोग जो है यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में हम एक विकसित देश की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक खास जगह का विकास कर पाएँ और बाकी कुछ खास जगहों का आवाज़ तक संसद में नहीं पहुंचे, यानी वहां की स्थिति के बारे में सरकार को पता ही न चल पाए, तो फिर वहां का विकास नहीं कर पाएंगे। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमज़ोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। इसी कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची कि इनके लिए कुछ खास, कुछ स्पेशल एक व्यवस्था देना पड़ेगा, जिससे ये भी बड़े लोगों की तरह, समाज के मजबूत लोगों की तरह समाज में अपना स्थान बना पाएँ, इनकी भी आवाज़ संसद और विधानसभा तक पहुँच सके। इसलिए कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है तो कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा आरक्षित कर दिया गया और इसी आरक्षित क्षेत्र को हम सभी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब इस सीट से कोई भी दूसरे कास्ट के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। केवल अनुसूचित जाति के लिए जो सीट रिजर्व है
उस पे अनुसूचित जाति का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जनजाति का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। यानी जो सीट जिसके लिए रिजर्व है, आरक्षित है, उस सीट से केवल उसी समुदाय का कोई व्यक्ति, उसी जाति का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और इसी के मद्देनज़र लोकसभा में अब अनुसूचित जाति के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित कर दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं। इसमें से 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कुल 131 सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी में रखी गई है, यानी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। धन्यवाद।